नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है हकदार। आखिर एक पिता हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। इतनी आसानी से हिम्मत तो नहीं हारूंगी। ऐसे कैसे मेरे बेटे के साथ वो गलत कर सकती है। पति बनकर आई थी वो उसकी, आज उसकी क्या हालत कर दी है उसने। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा उसे। सुरेंद्र जी हिम्मत करते हुए खड़े होकर बोले। उन्हें इस तरह देखकर उसकी पत्नी माया ने कहा, रहने दो जू, हम क्या ही कर लेंगे। हमारा बेटा तो सलामत है ना, बस वही काफी है। ऐसी लड़के का क्या भरोसा, जाने दे उसे। तुम सही सलामत रही। हमने अपना जीता जागता बेटा बहू को सौंपा था, उसने जिंदा लाश बना दिया है हमें। हंसता मुस्कुराता हुआ बेटा आज कैसी हालत में हो गया है, और ये सब उसके कारण है। सुरेंद्र जी की बात सुनकर माया अपने पल्लू में अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। आखिर वो भी क्या करती। अपने 27 साल के बेटे को यू हॉस्पिटल के बिस्तर पर देकर किस माँ को रोना नहीं आएगा। 1 साल पहले सुरेंद्र जी और माया जी अपने बेटे अभिमन्यु की शादी रागनी से करवाई थी। रागनी एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की बेटी थी और उसके ख्वाब शुरू से ही ऊंचे थे। रागनी पढ़ना चाहती थी, उसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया था। वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, जो उसके पिता अपनी कम आय के कारण नहीं करवा पा रहे थे। शादी से पहले ही उसने बता दिया था कि वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन सुरेंद्र जी के परिवार को इससे कोई समस्या नहीं थी, सो उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। यहाँ तक कि जब रागिनी के पिता ने कहा कि वो सामूहिक सम्मेलन विवाह में करना चाहते हैं क्योंकि वो शादी का खर्चा नहीं उठा सकते, तो उसके लिए वो लोग राजी हो गए। काफी साधारण तरीके से रागिनी और अभिमन्यु की शादी हुई थी। शादी होकर रागिनी ससुराल आ गई, लेकिन पग फेरे के लिए गई तो लौटकर नहीं आई। जब अभिमन्यु उसे लेने गया तो उसने कहा, अब मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ, ससुराल में रहकर ये संभव नहीं है। अभी मुझे आगे कॉलेज में एडमिशन लेना है। सोच रही हूँ कि शादी में आए हुए शगुन के पैसे से मैं अपनी एडमिशन फीस भर दूँ। अरे पढ़ाई ही तो करनी है, वो तो वहाँ पे हो सकती है, और फिर यहाँ डिस्कस करने का कौन है। मैं तो पापा तो सुबह ही दुकान चले जाते हैं, जिससे रात को घर आते हैं। मम्मी भी दिन भर होती ही घर में। मेरी मम्मी बहुत ही सुलझी हुई है, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। और रही बात फीस की, तो वो मैं जमा करवा दूंगा ना, तुम फिक्र क्यों कर रही हो। आखिर हमने वादा किया है तुम्हें आगे पढ़ने का, तो हम उसे निभाएंगे भी। अभिमन्यु ने कहा, नहीं अभिमन्यु जी, कम से कम आप तो मेरी भावनाओं को समझो। आप मेरे जीवन साथी हो, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। रागिनी ने बड़े ही प्रेम भरे शब्दों से अभिमन्यु से विनती की। यह सुनकर अभिमन्यु का दिल पिघल गया और वो रागिनी को वहीं छोड़कर वापस आ गया। साथ ही कॉलेज में एडमिशन के लिए भी फीस भी दे आया। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि और जरूरत हो तो बोल देना। अपनी पत्नी से बोला। जब घर आया तो माया जी ने इस बारे में पूछा तो अभिमन्यु ने उन्हें भी समझा दिया। हालांकि ये बात माया जी और सुरेंद्र जी को अजीब लगी, पर ठीक है, बेटे बहू की आपसी समझ है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। यूं तो रागिनी कभी भी अभिमन्यु से ठीक से बातें भी नहीं करती। अगर अभिमन्यु फोन लगाता तो कभी पढ़ाई का बहाना तो कभी कुछ और बहाना करके फोन जल्दी से जल्दी रखते थी। लेकिन जब पैसे लेने की होती, बड़े ही प्यार से अभिमन्यु से बातें करती। महीने में एक बार 15-20 हजार रुपए आराम से वो ले लेती। यह कहकर भी कोचिंग की फीस जमा करनी है, जरूरी किताबें खरीदनी है। अभिमन्यु भी विश्वास में पैसे रागिनी को देता था। कई बार अभिमन्यु उससे मिलने के लिए उसके घर जाता तो कई बार तो वो मिलती ही नहीं, और जब मिलती भी तो हमेशा यही कहती कि कल मेरी वीकली टेस्ट है, मुझे तैयारी करनी है। इसलिए 10-15 मिनट उसके पास बैठती और फिर पढ़ने के लिए उठकर कमरे में चली जाती। तीज त्योहार पे अगर माया जी उनसे आने के लिए कहती तो वो कोई ना कोई बहाना बना देती, या फिर आती तो दिन में 1-2 घंटे के लिए आती, रुकती और वापस अपने मायके चली जाती। ये सब यूं ही चलता रहा। अगर 2 महीने सुरेंद्र जी ने रागिनी को किसी और लड़के के साथ नहीं देखा होता, उन्होंने घर जाकर अभिमन्यु को बताया तो अभिमन्यु ने कहा, पापा कोई फ्रेंड या कोई रिश्तेदार होगा। तब सुरेंद्र जी ने कहा, बेटा हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन बेटा तुम्हें पता भी है रागिनी कौन से कॉलेज में या कौन से कोचिंग सेंटर में जाती है। या मैं तुम्हारे पत्नी के लिए शक का बीज नहीं बो रहा हूँ, पर कहीं ऐसा न हो कि हम विश्वास ही विश्वास में रह जाए। आजकल जमाना बड़ा ही खराब है, तो थोड़ा पता करो।
अपने बेटे से बोले। अभिमन्यु को सुरेंद्र की बात सही लगी अपने पिताजी की, और आखिर कुछ दिन दुकान ना जाकर उसने इस बारे में पता करना ही ठीक समझा। लेकिन जो बातें उसके सामने निकल कर आई उससे वो हैरान रह गया। रागिनी सुबह कॉलेज के लिए तो रवाना होती थी, पर कॉलेज ना जाकर पूरे दिन एक लड़के के साथ घूमती रहती थी। यहाँ तक कि उसने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन भी नहीं किया था। फिर वो पैसे किस बात की ले रही थी, मतलब पैसे अभिमन्यु से ले रही थी और खर्चा किसी और के साथ कर रही थी। अभिमन्यु को पता चल चुका था। ये देखकर अभिमन्यु पूरी तरह से टूट गया था। आखिर कुछ दिन बाद उसने हिम्मत करके सुरेंद्र जी को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर सुरेंद्र जी और माया जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने इस बारे में रागिनी और उसके माता पिता से बात करने की ठान ली और एक दिन बिना बताए ही अचानक उनके घर पहुंच गए। लेकिन रागिनी के माता पिता ने तो मानने से ही इनकार कर दिया। उल्टा वो लोग सुरेंद्र जी और उनके परिवार पे ही झूठा इल्जाम लगाने लगे कि वो लोग रागिनी को परेशान करते हैं और अब उसे पढ़ाने से अपने वादे से मुकर रहे हैं। तब सुरेंद्र जी ने कहा, हम ना ही तो रागिनी को परेशान कर रहे हैं और ना ही उसे पढ़ने से इनकार कह रहे हैं, पर अब हम रागिनी को पढ़ाई का खर्चा तभी देंगे जब रागिनी ससुराल में रहेगी और वही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। लेकिन रागिनी ने इससे साफ इनकार कर दिया। मैं ससुराल नहीं रहूंगी, और रही बात खर्चे देने की तो वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। आजकल कानून भी लड़कियां के ही सुनता है, रागिनी बोली। रागिनी के जवाब को सुनकर सुरेंद्र जी और उनका परिवार हद पर रह गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आखिर उन्हें समझ आ गया कि गलत ही फंस चुके हैं। आखिर सुरेंद्र जी साफ मनाकर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वापस घर आ गए। दूसरे दिन रागिनी ने उनके खिलाफ केस तैयार कर दिया कि अभिमन्यु और उसके परिवार वाले उसे परेशान करते हैं और उसे बात बात पर घर आकर प्रताड़ित करते हैं। साथ ही वो दहेज की मांग भी कर रहे हैं। आखिर जब अभिमन्यु और उसके परिवार वालों को नोटिस मिला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने इस बारे में रागिनी और उसके माता पिता से बात की तो उन्होंने बाहर ही सेटलमेंट करने की बात की। केस वापस लेने के एवज में रागिनी ने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। 10 लाख रुपए मांग रही थी, पर अभिमन्यु ने कहा, किस बात के पैसे चाहिए तुम्हें आप लोगों को? हमने तो आपको कोई खर्चा नहीं करवाया है और शादी भी सामूहिक सम्मेलन में हुआ है और साल भर आप लोगों ने हमसे पढ़ाई के नाम पर पैसे जो ऐंठे हैं, हम तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे आपको। अभिमन्यु बोला, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, कानून अच्छे से जानती हूँ, पैसे तो मैं लेकर रहूंगी, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। रागिनी ने अभिमन्यु से कहा, पर अभिमन्यु और उसका परिवार इसके लिए राजी नहीं था। आखिर वहां से निकलकर अभिमन्यु और उसके परिवार ने भी रागिनी के खिलाफ केस दायर कर दिया। परंतु ये समय परिवार के लिए बहुत ही भारी बीत रहा था। आखिर सामाजिक और मानसिक तौर पे अभिमन्यु और उसका परिवार काफी कुछ झेल रहा था। यहाँ तक कि उसके ऊपर लोग भी रागिनी के खिलाफ गवाही देने से बच रहे थे। आखिर कोई भी आज के जमाने में कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता था। आए दिन रागिनी और उसके परिवार वालों उन पे कुछ न कुछ इल्जाम लगा रहे थे। कोर्ट में केस चल ही रहा था। 2 दिन बाद पहले ही सुनवाई का समय उन्होंने टेंशन से कोर्ट जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और तब से वो अस्पताल में ही था। उसकी हालत काफी क्रिटिकल थी। अपने बेटे को इस तरह बिस्तर पे पड़े देखकर आखिर माया ने कहा, अरे दे दीजिए ना पैसे और पीछा छुड़वाइए ना इस बेढंगी लड़की से। हमारे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया उसने। क्या हालत कर दी है उसने मेरे बेटे की। कैसी बातें कर रही हो तुम? भला हम क्यों पैसे दे? हम गलत थोड़ी ना है, और फिर इतने पैसे कोई हमारे पास थोड़ी ना है। कोई हम अमीर घराने के लोग भी नहीं है, हम भी एक मध्य वर्गीय पर के परिवार के लोग हैं। पैसे कहाँ से आएंगे? सुरेंद्र उसे समझाते हुए बोले, आप चाहो तो ये मकान बेच दो और उस लड़की से पीछा छुड़ाओ। माया अपने पल्लू से अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, नहीं, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा मैं। आखिर मैं एक पिता हूँ। आखिर सुरेंद्र जी ने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मदद की गुहार लगाई। आखिर आप लोगों को पैसे से नहीं मांग रहे हैं, बस इतनी सी मदद कर दीजिए कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। सभी से बोले। अभिमन्यु और उसके परिवार की स्थिति को देखकर कुछ लोग रागिनी के खिलाफ गवाही देने को तैयार ही साथ ये सजेशन भी दिया कि सामूहिक सम्मेलन में शादी की गई थी, वहां से रिकॉर्ड निकलवाकर, ताकि ये प्रूफ हो सके कि शादी में कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं हुआ था और आप लोगों ने दहेज के नाम पे उनसे कुछ भी नहीं मांगा था। आखिरकार ये सब करने के बाद रागिनी को केस थोड़ा कमजोर जरूर पड़ा। अभिमन्यु की स्थिति में
अब पहले से सुधार है। अभी भी एक कोर्ट में पेंडिंग है। समाज में कई गणमान्य लोग भी है इसमें शामिल हो गए, लेकिन रागिनी अभी भी 10 लाख रुपए के लिए अड़ी हुई है। उसे लगता है कि शादी के नाम पे पति से इतने पैसे की हकदार थी हो है। ये पूरे रियल कहानी पे आधारित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।